अन्य प्रांतों से आए हुए हमारे साहित्यकार मित्रों, आज इस कक्ष में कन्नड़ साहित्य के शिखर पुरुष जो कि अपने चरित्र पर देवदार की तरह से खड़े हुए हैं, उनको सम्मानित करके साहित्य अकादमी स्वयं सम्मानित हुई है। इससे पहले ही कंबार साहब ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं। किसी रचनाकार के लिए केवल सम्मानित होना ही उसके बड़प्पन का प्रतीक नहीं होता है। इलाहाबाद से हूँ और बचपन से बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों को देखा है। बहुत सारे साहित्यकारों का सानिध्य भी मुझे मिला है, सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन कह सकती हूँ कि बहुत सारे साहित्यकारों से मिलने के बाद कहने को ये मन होता है कि साहित्यकार तो बहुत बड़ा था, लेकिन आदमी बड़ा छोटा था। लेकिन कंबार साहब साहित्यकार भी बड़े हैं और आदमी भी बड़े हैं। राज साहब सब बोल रहे थे, या ये बात शायद श्री माधव कौशिक जी ने कही कि अपने को कभी प्रमोट नहीं किया। और इस समारोह से पहले जब हम मीटिंग के कक्ष में बैठे हुए थे, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट साहित्य अकादमी के प्रेजेंट प्रेसिडेंट, इन दोनों की गुफ्तगू चल रही थी और कौशिक जी ने उनसे आग्रह के साथ कहा, बड़ा आदमी आग्रह था क्योंकि दोनों के संबंध आप जानते हैं किस तरह के हैं। उन्होंने कहा कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए। मैं देख रही थी कि बहुत विनम्रता के साथ कंबार साहब ने कहा कि मेरी ऑटोबायोग्राफी तो मेरी रचनाओं में आ गई है, मेरी कविताओं में, मेरे उपन्यासों में। कहीं कोई दम्भ नहीं था कि मैं बहुत बड़ा लेखक हूं, मेरी ऑटोबायोग्राफी छपनी ही चाहिए। आजकल मैं देखती हूँ कि एक किताब आती है और एक किताब छपने के बाद हर लेखक चाहता है कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूं, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी का मार्केट इस समय बहुत बढ़ चुका है। हर प्रकाशक चाहता है कि ऑटोबायोग्राफी हमें लेखक दें, लेकिन ऐसी कोई महत्वाकांक्षा मैंने नहीं देखी अपने को प्रमोट करने की। मैंने पहली बार जब साहित्य अकादमी का चुनाव हो रहा था तब उनके दर्शन किए, पहली बार मिली उनसे। तो पहली बार में बहुत अच्छी छवि बनी, लेकिन बहुत कम समय के लिए मैंने उनको देखा। लेकिन उसके बाद बहुत सारे कार्यक्रमों में उनसे बराबर मुलाकात होती रही और मैंने उनको, जैसा आज मैंने कहा, बहुत ही विनम्र, शिष्ट, संयमित पाया। बहुत मधुरता के साथ अपनी बात कहना, बहुत स्नेह के साथ मिलना। उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ी आत्मीयता है। बहुत समय से नहीं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में मुझे एक आत्मीयता अपने लिए स्नेह छड़ता हुआ हमेशा महसूस हुआ। आज वो यहाँ पर है, साहित्यकार है, लेकिन साहित्यकार के साथ साथ जीवन और समाज में उनकी और भी भूमिकाएं रही है। मैं बहुत साल पहले हम्पी आई थी। मुझे नहीं पता था कि कुछ सालों के बाद मैं इसके संस्थापक कुलपति से मिलूंगी। बहुत सुंदर विश्वविद्यालय है जिसके संस्थापक कुलपति रहे, तो शिक्षाविद के नाते भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। मैं ये जब पढ़ा गया तो मैं देख रही थी कि उन्होंने 21 वर्ष की उम्र से कविता लिखना शुरू किया और पहले कविता लिखा। और अधिकांश मैं देखती हूँ कि चाहे वो किसी भी भारतीय भाषा के साहित्यकार हो, वो कविता से शुरू करते हैं। जाहिर है 18-19 वर्ष की उम्र में लगभग लोग लिखना शुरू कर देते हैं और वो उम्र ऐसी होती है कि प्रेम और सौंदर्य से जुड़ने की होती है। तो कविता के लिए वो प्रेम और सौंदर्य की भूमि बड़ी उर्वर होती है। वहां आपने कविता लिखी और दूसरी जो आपकी रचना है वो एक लंबी कविता की है।
लेकिन मुझे लगता है कि कम्बार साहब को कविता का जो विधान है, कविता का जो स्पेस है, वो शायद कम दिखने लगा और बहुत कुछ समेटने के लिए एक ही रचना में उन्होंने उपन्यासों का सहारा लिया, समाज से जुड़ने के लिए, क्योंकि संवाद बहुत प्रभावी होता है, उसके लिए वो नाटक के क्षेत्र में उतरे। तो उन्होंने करीब, मैं देख रही थी कि 25 नाटक, 11 कविता संग्रह, 5 उपन्यास और 16 शोध कृतियां दी हैं। जाहिर है कि प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर अक्सर कॉपी जांचते हैं, तो मूल्यांकन की तो उनकी प्रतिभा वहीं से चमकने लगती है, तो वो शोध में आ जाते हैं। तो 26 कृतियां उनकी शोध परक है, जो मूल्यांकन परक है। तो विपुल साहित्य आप कह सकते हैं कि क्वांटिटी की दृष्टि से भी है, क्वालिटी की दृष्टि से भी है। जो विशेष बात मैं कहना चाहती हूँ आपके संदर्भ में, वो ये कि सचमुच कम्बार साहब ने एक कलाकार का दिल पाया है, एक सच्चे कलाकार का। और वो कलाकार जो कि अपने आसपास के परिवेश से जुड़ता है, तो परिवेश को चरित्र बना लेता है और कविता के लिए चरित्रों को उठा लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी मिट्टी से जुड़ करके लिखता है और वो कभी विश्राम नहीं करता। अगर इतनी कृतियां आपने दी हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक कृति के बाद कभी वो चैन से सोए होंगे, दूसरी कृति की उद्विग्नता तुरंत पैदा हो गई होगी। जाहिर है कि हमारे यहाँ जो भारतीय अवधारणा में जो कला है, वो एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया है, ऐसी सजीव प्रक्रिया है जो कभी विराम नहीं लेती है, कभी विश्राम नहीं लेती। लेकिन वो सार्थक कब होती है? सार्थक होती है वो लोक से जुड़कर सार्थक होती है, वो अपनी संस्कृति से जुड़कर सार्थक होती है, वो अपनी प्रकृति से जुड़कर के सार्थक होती है। और मैं कहना चाहूंगी कम्बार साहब ने लोक से, प्रकृति से और संस्कृति से जुड़कर के अपना लेखन किया है, इसलिए उनका लेखन बहुत सार्थक है। वो अपने आत्मबोध से जुड़ते हैं, जो लोक से जुड़ता है, जो प्रकृति से जुड़ता है, जो संस्कृति से जुड़ता है, वो अपने आत्मबोध से जुड़ता है। और आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमने अपने आत्मबोध को विस्मृत कर दिया है। हम एक आत्मशून्यता के अंधकार में धंसते चले जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज इस देश को कम्बार जैसे साहित्यकारों की बहुत जरूरत है, जो हमें आत्मस्मृति से निकाल करके हमें अपनी परंपराओं, जीवन परंपराओं से, अपने मिथकों से, अपने इतिहास बोध से परिचित कराएं। और कम्बार साहब का मैंने बहुत साहित्य नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना उनको समझ पाई हूँ, जितना उनके बारे में कहा गया, जो सुना, उसके आधार पर कह सकती हूँ कि वे अपनी रचनाओं की जमीन तलाशते तलाशते मिथकों की तरफ जाते हैं, स्मृति बोध की तरफ जाते हैं, और वहां से अपनी रचनाओं के लिए एक आधार भूमि लेकर के आते हैं, अपने समय का अनुभव फलक उठाते हैं और उस अनुभव फलक पर अपने पाठकों को एक सही विजन दे जाते हैं। और सही विजन इसलिए दे जाते हैं कि उनके पास शास्त्र भी है, मूल्यांकन की दृष्टि भी है, और साहित्य में लोक, मतलब उसमें लोक भी है। तो लोक और शास्त्र का जो समन्वय है, देखिए हमारे यहाँ एक ज्ञान चलता है लोक परंपरा से, वाचिक परंपरा से। बहुत सारे लोगों को आपने देखा किसी स्कूल में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, लेकिन जीवन के अनुभव की पाठशाला से जो सीखा, वो यूनिवर्सिटी और स्कूल से सीखने वालों से ज्यादा सीखा। और कम्बार साहब का लेखन मैं समझती हूँ, जितना मैंने पढ़ करके जाना है, कि वो जो अनुभव की पाठशाला है वहां से निकलता है, शास्त्र से जुड़ता है, इसलिए वो बहुत सफल हो जाता है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ 24 भाषाओं को मान्यता देती है साहित्य अकादमी। कम्बार साहब का लेखन 24 भाषाओं में आना चाहिए और सब लोग उससे जुड़े तो उसकी सार्थकता और ज्यादा बढ़ जाएगी। नाटककार भी हैं और फिल्मकार भी हैं। वैसे ही कहा माधव जी ने कि कैमरे की आंख से भी लिखते हैं, कलम से भी लिखते हैं।
और कैमरे की आंख से जो लिख रहा है आजकल वो ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि किसी कृति का अगर फिल्मांकन हो जाता है तो उसके पाठक कह लीजिए, दर्शक कह लीजिए, श्रोता कह लीजिए, वो बढ़ जाते हैं। और कोई भी कृति जो है एग्जिस्टेंस में तब आती है जब उसको पढ़ा जाए या फिल्म में ढल करके आई है तो उसको देखा जाए। तो उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए और सुना जाना चाहिए। मैंने जब पहले कहा था कि कलाकार का दिल पाया है, तो उनके पास देखिए रचनाकार वही बड़ा होता है जिसके पास अनुभवों का वैविध्य होता है और अनुभवों के वैविध्य के साथ साथ जीवन का नजरिया बहुत स्पष्ट होता है। अगर आपके पास अनुभव है वो पर्याप्त नहीं होते किसी रचना के लिए। जरूरी होता है कि आप जीवन को कैसे देखते हैं। विजन वो किसी भी रचना में उसकी रीढ़ है। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत सही विजन के साथ आपने समृद्ध अनुभव फलक को लेकर के वो लेखन के क्षेत्र में उतरे हैं और बहुत सार्थक कृतियां आपने दी हैं। आज साहित्य अकादमी का सर्वोच्च महत्व सदस्य सम्मान उनको मिला है और आगे भी उनको बहुत सारे ऐसे ही सम्मान मिले और वो स्वस्थ रहें, लंबी उम्र उनको भगवान दे। इसकी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात यहाँ समाप्त करती हूँ और करवार साहब को धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस सम्मान को ग्रहण किया साहित्य अकादमी से। श्री माता कौशिक जी आज इस मंच पर है, उनका भी आभार, राव साहब का आभार और इस सभागार में जो साहित्यकार बंधु हैं कर्नाटक से, दूर दूर से, प्रांत से आए, उन सबका आभार कि आपने इस समारोह को सफल बनाया। बहुत बहुत